पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा ज़हूर और मैं हूं मानूर जलानी। वेलकम टू आवर शो। आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हैं जिन्होंने छोटी सी उम्र में आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है। लिटरली इन्होंने बहुत ही यंग एज में काफ़ी मुकाम हासिल कर लिए हैं। ये हमारी पाकिस्तान की यंगेस्ट फीमेल कमर्शियल पायलट हैं और ये लॉ भी कर रही हैं और साथ साथ एनजीओ भी चला रही हैं। हम आपको और इंतज़ार नहीं करते, इनकी कहानी इन्हीं से सुने। प्लीज़ वेलकम कस्वा मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। We are so honored to have you in our show. Thank you so much for coming. Thank you for inviting me here. कस्वा, आप हमें बताएं सबसे पहले, जब कोई वर्ड सुन, आपका माशाल्लाह से नाम बहुत प्यारा है, लेकिन जब आप किसी के नाम से कस्वा सुनना चाहती हैं तो आप क्या चाहती हैं कि व्हाट शुड द वर्ल्ड थिंक ऑफ यू? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कस्वा वर्ड जो है उसके लिए, उसका मतलब मेरे लिए बहुत डिफरेंट है। इट्स अ फीलिंग फॉर मी। कस्वा सुनती हूँ तो एक ऐसी फीलिंग है जो सिर्फ मैं समझ सकती हूँ और सिर्फ मैं उस बात के साथ एम्पैथाइज कर सकती हूँ। बट अगर आप औरों पे आएँ तो मैं चाहूँगी अगर कोई कस्वा सुने वो सोचे एक काइंड ब्रेव लड़की है कोई कस्वा, और उनके दिमाग में बात कॉर्पोरेट हो जानी चाहिए कि किसी और का भी कल को नाम कस्वा हो तो उनको मैं याद आऊँ और वो सोचें कि हाँ वो थी, दैट शी लेफ्ट अ मार्क। आई वॉन्ट देम टू थिंक दिस ऑफ कस्वा। शुरू से शुरू करते हैं कस्वा। So why did you choose this profession, pilot? Why pilot? Why becoming a pilot? देखिए, पैशन की बात है। आप लोगों का पैशन जर्नलिज्म होगा, मेरा फ्लाइंग का पैशन बहुत पुराना है, हमारा बहुत पुराना बॉन्ड है। मेरा कभी भी कोई लिंक नहीं रहा एविएशन के साथ, ना फ्लाइंग के साथ। मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है एविएशन का, कभी किसी को देखा नहीं था जो पायलट हो फैमिली में या कोई भी दूर पार तक। बस एक जुनून था कि वो सेंस ऑफ फ्रीडम जो आपके हाथ में जहाज़ के कंट्रोल्स हैं और आप ख़ुद फ्लाई कर रहे हो, वो हासिल करनी थी चीज़। वो ख़ुद वहाँ पे पहुँचना था उस मकाम पे कि मैं ख़ुद फ्लाई करूँ एक जहाज़ को एक दिन। उस जुनून के पीछे बस खिंचती चली आई, रास्ता अपना निकाला खुद ही से। पर मेरा अक्सर लोग ये बात पूछते हैं कि आप PAF की साइड पे क्यों नहीं गई, एयरफोर्स क्यों नहीं आपने ज्वाइन की। मेरा ज़्यादा जो था ध्यान उसको ड्राइव करने का एक और फैक्टर था वुमेन ऑपरेशन, जो हमारी सोसाइटी में बहुत आम है, चाहे हम इसको जितना भी डिनाई करें बात को। बहुत हम आम तरीके से देखते हैं कि हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में औरतों को हर बात पे नीचे लाया जाता है। इस बात के अगेंस्ट एक मेरे अंदर हमेशा से एक थी बात कि इसको फ़ाइट करना है, एक अर्ज थी कि इसको ख़त्म करना है किसी तरीके से, जिस हद तक भी खुद कर सकें, अपना एक छोटा सा स्टेप इसकी तरफ। अब इस फील्ड में आपको मैं बताती जाऊँ कि 5.1% लड़कियां हैं थ्रू आउट द ग्लोब। दैट इज़ वेरी लेस। और स्पेशली मैं आपको कमर्शियल पायलट्स का बता रही हूँ। अब इसमें बिकॉज ऑफ द रेशो डिफरेंस एक बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है जो कि सिर्फ तभी फिक्स हो सकती है अगर आप ये पहले रेशो फिक्स करो। तो दैट इज़ द मेजर रीज़न, अनदर मेजर रीज़न जिसकी वजह से मैंने पायलट बनने का शोबा इख्तियार किया। आपने मेडिकल भी किया था ना इससे पहले? तो मैं प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो वेयर डिड दैट गो, या आपने वो क्यों शुरू किया और वहाँ से शिफ्ट कैसा आया? मेरी एक्चुअली जो आई कम फ्रॉम अ वेरी एवरेज फैमिली, और हम लोग की फैमिली में मेरी बहन पहली है जिसने कोई डिग्री हासिल की होगी लड़की, उससे पहले कोई भी ऐसा नहीं था। हम लोगों की फैमिली में इनिशियली वही एक सोच चली आती जा रही थी कि अगर आपने पढ़ना है तो आप कोई वो जिसको कहते हैं लड़कियों वाला काम करो जो आपके लिए भी आसान हो, मुश्किल ना हो। तो वो बचती हैं दो चीज़ें, या इंजीनियरिंग कर रहे हो या मेडिकल कर रहे हो, या आप आर्ट्स का कोई सब्जेक्ट पढ़ लो। मेरी बहन ने अपने हद तक रास्ता निकाला, उसने इंजीनियरिंग स्टार्ट की और वो माशाल्लाह रोबोटिक्स इंजीनियर है। फिर मेरे भाई ने भी इंजीनियरिंग की साइड पे गया। मेरे फादर का और मेरी मदर का मेरे लिए प्लान तो यही था कि उन्होंने मुझे मेडिकल करवाना है। मैं एक प्री मेडिकल की स्टूडेंट थी और हमेशा से मैंने मतलब उन्होंने मेरे लिए फिर डिसाइड किया हुआ था कि बस हमारी बच्ची तो वो डॉक्टर बनेगी और मेडिकल करेगी। और मैं एक MCAT की अकेडमी में थी, आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ मेड स्कूल। और वो जो दिन रात आप एक करके बस मेडिकल के लिए पढ़ रहे होते हो, बस एक वो दिमाग में कीड़ा था कि करनी तो फ्लाइंग है, चाहे आज करूं चाहे 10 साल बाद करूं, करनी तो फ्लाइंग है। तो आपकी फैमिली ने किस तरह रिएक्ट किया? मैं एक्चुअली उनको डेली बेसिस पे बताती रहती थी। मैं उनको कहती थी ये क्या करा रहे हैं मुझे, मैंने तो करना है, इसके बाद फ्लाइंग है। हाँ जी। अब वो कभी भी मुझे सीरियस नहीं लेते थे, दे ऑलवेज थॉट कि कह रही है मगर क्या हमारी बात ही मानेगी। फिर एक दिन मतलब आई गॉट वेरी सीरियस कि नहीं बस आज तो आपने चलना ही चलना है ना फ्लाइंग क्लब।
तो उन्होंने मेरी ज़िद के पीछे आके मतलब कि उस टाइम मोमेंट पे हाँ कर दी, बट उन लोगों का दिल बिल्कुल भी नहीं था। टू दिस डे मेरी मामा को तो यही कहना होता है कि ये तुम किन कामों में पड़ गई हो, ये फजूल काम है सारे। अब्बू बहरहाल बहुत सपोर्ट करते हैं। आपने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल्स देखी हैं? एग्जैक्टली आपकी एज 21 है, इट्स नॉट दैट कि आपने बहुत लाइफ देख ली है, पर आपकी लाइफ में जो बेसिक स्ट्रगल्स क्या थी? एज इन आप एक ऐसी फील्ड में जहाँ मोस्टली मेल डोमिनेंस चलती है, तो आपको क्या लगता है आपकी लाइफ में क्या क्या ऐसी स्ट्रगल्स आई हैं, कुछ उस पर बताएं। हाँ जी बिल्कुल। आप लोग भी जिस तरह के लड़कियां हैं दोनों माशाल्लाह, आप लोगों को ख़ुद भी पता है कि हम लोगों को डेली बेसिस पे क्या कुछ करना होता है। आप यूनिवर्सिटी के लिए आप तैयार होकर जब निकलते हो, आप पहले हाथ बस स्टॉप पे जब जाके खड़े होते हो, वहाँ पे आप कुछ ऐसा फेस करते हो। फिर चलो आपके बस में आपके साथ यूनिवर्सिटी फेलोज तमीज़दार होंगे, अब फिर यूनिवर्सिटी में हर कोई एक दिमाग का नहीं होता, हर कोई अपने हद तक ऑपरेशन ज़रूर फेस करता है। सिर्फ हम इस बात को डिनाई करते रहते हैं, हम इस बात को मानना ही नहीं चाहते कि हमारी सोसाइटी में ये मसला इस हद तक एग्जिस्ट करता है। मैंने भी इसी तरह रेगुलर बेसिस पे मसले स्टीरियोटाइप्स जो थे वो फेस करती आई, तो उसका हिस्सा थी मैं। रोज़ होता था पहले तो कि जब मैंने फ़्लाइंग शुरू की थी तो हर कोई आके मेरे अम्मी अब्बू को कहता था, मतलब मेरी पुरानी स्कूल टीचर्स हर किसी ने कोशिश की थी कि किसी तरीके से मुझे इस साइड से हटा सकें, नहीं होगा। और कहते थे कि यार गाड़ी इतनी मुश्किल से लड़कियां चलाती हैं, हम रोज़ देखते हैं, ये फ़्लाइंग का क्या शौक़ इसने पाला हुआ है, क्या आप पैसे ज़ाया कर रहे हैं इस पर। पहले तो उनसे फ़ाइट करना था। फिर विद इन द फील्ड में ज़रूर मेंशन करूँगी क्योंकि दैट वाज अ रियल स्ट्रगल फॉर मी। मेरी फील्ड के अंदर ऐसे था कि हर किसी का एविएशन बैकग्राउंड था और लड़के बहुत ज़्यादा जैसे कि होते हैं, तो उनकी एक सोच बन चुकी है कि जो लड़कियां यहाँ फ्लाई करने आती हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ रिश्ते के लिए आती हैं। उनके एक बहुत कॉमन लाइन है इस तरह कि लड़कियां यहाँ रिश्ता ढूंढने आएंगी, उनका अपना पायलट बनने का कोई मकसद नहीं है। अब इस एक स्टेटमेंट को फ़ाइट करने के लिए मैं टू दिस डे रोज़ कोशिश करती हूँ किसी तरीके से मैं बेहतर पायलट बन सकूं, अच्छी एविएटर बन सकूं, कि किसी पॉइंट पे वो मुझे अगर टोकते हैं तो उनके पास ये वजह ना हो कि तुम लड़की हो, और मैं कम से कम अपनी फ़्लाइंग के पीछे क्रिटिसाइज़ की जाऊँ, मैं इस बात पे क्रिटिसाइज़ ना की जाऊँ कि मैं लड़की हूँ तो मैंने ये काम किया है। और इस बात से अभी भी ये जंग तो मेरी चल रही है और ये मेरा ख्याल है मेरी चलती रहेगी जंग। तो ऑब्वियसली आपका जो वो सारी ट्रेनिंग वगैरह जहाँ आप करती हैं तो ज़्यादातर मेल डोमिनेंस ही होगी, तो क्या वहाँ पर हैं और लड़कियाँ या नहीं, आर यू द ओनली वन या क्या? मेरी जब फ़्लाइंग शुरू हुई थी तो मैं अपने पूरे फ़्लाइंग क्लब में अकेली थी। मेरी एक सीनियर होती थी जो कि तब उनकी फ़्लाइंग ख़त्म हो गई थी, शी वाज़ माशाल्लाह मैरिड। मैं उनके लिए एक क्रीचर थी जो कि एज एन एलियन थी, सबके लिए मैं बहुत डिफरेंट मखलूक थी अलग से, जो कि क्लास में बस उधर बैठी हुई है कोने पे, मुझे अलग किए रखेंगे, बात नहीं करेंगे, आई वुड फील एक्चुअली लेफ्ट आउट। और मतलब ज़्यादा ज़्यादा ये कर लेंगे, हाँ जी आप ये वो, मतलब दैट वाज अबाउट इट कि अस्सलाम वालेकुम कोई कह देगा। नाउ आई हैड ज़ीरो फ्रेंड्स, तो इनिशियली तो बहुत ज़्यादा ये मुझे मुश्किल लगा था बात कि मैं अकेली हूँ। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जब मज़ीद मसलों के बाद अपना फ़्लाइंग क्लब चेंज किया तो दूसरा फ़्लाइंग क्लब वाज अ वेरी गुड डिसीजन। मैं बहुत अच्छे से एडजस्ट हो गई वहाँ पे। मेरी एक जूनियर थी जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है टू दिस डे, हम लोग इकट्ठे फ्लाई करते थे और मतलब कि वो लड़की की सपोर्ट थी। कितनी अच्छी फीलिंग होती है। बिल्कुल सेम जेंडर की और अहमियत आती है, बट अगेन वही बात है कि हम जनरलाइज नहीं करना चाहिए। उसके अलावा बाकी भी लोग मेरे साथ बहुत अच्छे थे, सबका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, वो हो ना हो सब बाकी मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। तो आपको बाकी लोगों से क्या फीडबैक मिला आफ्टर द सोशल सक्सेस यू गॉट? आपने बहुत जगहों पे इंटरव्यूज़ दिए एंड एवरीथिंग, तो बाकी लोगों से आपको अपने एक सर्कल से क्या फीडबैक मिला? आपको किस तरह से अलग ट्रीट किया जा रहा था? वो उस पे मतलब आपने एक ऐसी चीज़ को इतनी जल्दी उसको अचीव किया है, तो व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या फीडबैक मिला था सबसे? आप लोगों को शायद एक फेमस मीडिया कंपनी का पता हो, मैंगो बाज जिसका नाम है, उन्होंने पहली दफ़ा जब मुझे फ़ीचर किया था तो वो मेरे लिए भी एक बिग डील थी क्योंकि मैं पहली दफ़ा फ़ीचर हो रही थी। अब मुझे तो यही लगा था कि जो जो मेरे जानता है, एक्वेंटेंसेस, दोस्त, हर कोई खुश होगा मेरे लिए, बट आई गॉट सरप्राइज्ड, दैट वाज़न्ट द केस। वही बात है, दुनिया के असली रंग देखते हो। मैंने देखा कि सिर्फ मेरी फैमिली और मेरे वो दोस्त जो कि दिल से मुझे दोस्त समझते हैं,
सिर्फ और सिर्फ वो खुश थे मेरे लिए। बाकी भी लोग खुश थे, मगर एक जो था हेट बहुत ज़्यादा मिला। मैं अब पहली दफ़ा कुछ हुआ था मेरे से इस तरह, तो मैं तो कमेंट्स खोल के हर एक कमेंट पढ़ा था। उस पर 175 कमेंट्स थे, मैंने हर एक कमेंट पढ़ा था और ज़्यादा हेट मिला था। 80% लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया था और सिर्फ 20% लोग जो कि मेरे किस तरह जानते होंगे या बेशक अननोन थे, उन्होंने सिर्फ सपोर्ट किया था। और अब भी ये होता है कि जिस तरह मेरी एक अखबार में ख़बर शाया हुई थी, तो मेरी फैमिली को जिस तरह ख़ानदान वाले कॉल कर करके मुबारकबाद दें कि हमने ये पढ़ा है, ये आपकी बेटी है ना, तो वो सारे तो खुश हों। फिर मैंने नोटिस किया कि फील्ड के अंदर बाकी लोगों को ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। उन लोगों ने मेरे मुंह पे कुछ बोले ना बोले बैक बाइटिंग शुरू कर दी। जो पहले मेरे दोस्त होते थे उन लोगों ने इस बात पे मसले क्रिएट करने शुरू कर दिए। फिर जिस हद तक कर सकते थे उन्होंने कोशिश की, मगर अल्लाह इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला है, तो बस अल्लाह की ज़ात। तो आपको बाकी वो नहीं कोई मतलब रेशो फील होता है कि आपकी फॉलोइंग ज़्यादा लड़कियों की है या लड़कों की, या आपको कौन सपोर्ट करता है, या जो लड़के हैं वो भी कहते हैं कि क्वालिटी होनी चाहिए, क्या मतलब उस तरह का फीडबैक क्या होता है कि हेट किस तरफ से ज़्यादा मिलती है? ये मुझे लगता था कि मेरे साथ एविएशन की जितनी लड़कियां हैं वो लोग ज़्यादा मतलब हर्ट होंगी मेरे अगर मैं जिस तरह कुछ अकॉम्प्लिश कर रही हूँ, बट अगेन टू माई सरप्राइज दैट वाज़न्ट द केस। और लड़कों को भी ज़्यादा इशू हुआ, गर्ल पावर। लड़कियाँ मेरे साथ फिर बहुत खुश होती हैं मेरे लिए। हेट जो है मेरा ख्याल है लड़कियां कम हैं ऑलरेडी, तो वो जब देखती हैं कि उनके साथ के कोई आगे निकल रही है तो वो खुश होती हैं। ऑन दी अदर हैंड लड़कों का फिर भी थोड़ा सा जिस तरह, पर वही बात है मुंह पे तो आके कोई बात नहीं कहता, आपको इधर उधर से ही पता चलती हैं बातें, तो लड़के ज़्यादा ही मसले कह रहे थे सरप्राइजिंगली। चलिए चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक। Back from the commercial break. We are in a conversation with Kaswa Mubarak. Let's get back to it. तो कस्वा अभी वुमेंस डे था ना जैसे, तो किस तरह आपने उसको मनाया, या आपको कोई एम्पावरमेंट मिली उससे, आपके बारे में किसी ने कुछ लिखा हो, या आपने किस तरह उसमें कंट्रीब्यूट किया था? अच्छा, थैंक यू, आपने मुझसे सवाल पूछा। मुझे ज़रूरत थी इस सवाल की एक्चुअली। विमेंस डे में मुझे बिल्कुल प्लेटफॉर्म मिला। एक नामी मैगज़ीन है तालिब टाइम्स, उन्होंने मुझसे इंटरव्यू लिया और उन्होंने मेरा इंटरव्यू शाया किया, और काफ़ी उनके सवाल ऑर्गेनाइज थे और डिटेल्ड थे, और मुझे एक मौका मिला कि मैं अपनी बात को पहुंचा सकूं आम आवाम तक। और हमेशा मुझे इसी मौके की तलाश होती है कि जिसमें मेरी बात को ठीक तरीके से बताया जाए। मैं उनको थैंक यू भी करूं क्योंकि उन्होंने मेरी बात को एज इट इज़ आगे बताया है। हाँ जी बिल्कुल। और उसके अलावा बाकी मैंने औरत मार्च पे हिस्सा लिया, जैसे आपको पता ही होगा मीडिया पे बहुत फेमस है औरत मार्च। तो आपने औरत मार्च में हिस्सा लिया, उसमें आप बताइए कि क्या क्या था, व्हाट वाज द एटमॉस्फेयर? हाँ जी, औरत मार्च पे मैं आपको काफ़ी कुछ बताने के लिए है। औरत मार्च पे है ये कि आप लोगों ने जिस तरह मीडिया पे देखा होगा, चंद एक स्लोगन्स बहुत फेमस हो गए हैं, और आम आवाम जिसमें हर कोई आता है उनकी राय इसके बारे में मनफी है, वो इसके बारे में गलत सोच रहे हैं। मैं उसका हिस्सा थी, और मेरे ख़्याल में सिर्फ वो इंसान हक़ रखता है इसके बारे में क्रिटिसिज्म करने का जो वहाँ पे था, क्योंकि उसका हिस्सा बनने के बाद मुझे ये मालूम हुआ कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मीडिया बताती है। एक स्लोगन की डेफिनेशन होती है कि कुछ भी स्मॉल, विटी एंड कैची, जो आपकी आंखों को भाए फौरन से, दिमाग में ठहर जाए, बिल्कुल, और कुछ तंजिया हो और कुछ छोटा सा लिखा हुआ हो। अब आप पूरे मसला एक इतने से प्लेकार्ड पे नहीं लिख सकते हो। अब हर किसी की यही नियत थी एक स्लोगन बनाने से पहले। एक लड़की का स्लोगन था वहाँ पे, मैं गुनाहगार औरत हूँ, जो कि बहुत मशहूर हुआ।
अब उसको मैं पर्सनली जानती हूँ लड़की को, तो उसने मुझे ये बताया कि ये मैम फरीदा की एक नज़म है जो मैं गुनाहगार औरत हूँ। उसने उस नज़म को एक तरीका था पेश करने का कि उसका एक हर्फ इस तरह 3 हर्फ उठा के उसने स्लोगन पे लिखे हैं। और सिर्फ ये नहीं, बहुत सारी और इस तरह की चीज़ें थी जिनको बहुत नेगेटिव फेम मिला है। अब बात ये है कि वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ 60% मैक्सिमम औरतें होंगी, उसके अलावा वहाँ पे मर्द बहुत ज़्यादा थे जो कि हमारे इल्म में नहीं है। वहाँ पे ख्वाजा सरा बहुत ज़्यादा कम्युनिटी थी उनकी, हर माइनॉरिटी वहाँ पे आई हुई थी और प्रॉपर सेलिब्रेट करने आए बिल्कुल। और बूढ़े बच्चे बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे, और इतने तमीज़ से लोग वहाँ पे रहे हैं कि अलहमरा के ये वहाँ बाहर हुआ है जब मार्च ख़त्म हुई है, वहाँ एक कोई रैपर खाली नहीं था, एक कोई शॉपर खाली नहीं था, सब ने सफाई का इतना ख्याल रखा है। तो 3 घंटे तक वहाँ पे गुफ्तगू चली है, उन्होंने स्टेज लगाया हुआ था और सब औरतों ने आके बोला, ख्वाजा सरा ने आके बोला, वहाँ पे एक नामी जामी वो आई हुई थी सिंगर मीशा शफी, उन्होंने आके बोला, और सब ने सिर्फ औरतों के हक पे बात नहीं की, सारे सोशल मसले वहाँ डिस्कस हुए हैं। इसके अगर आप पॉजिटिव चीज़, हाँ जी बिल्कुल, अगर आप इसका मैनिफेस्टो पढ़ें औरत मार्च का, तो वो बहुत ही डाइवर्स है। वो सिर्फ और सिर्फ औरतों के मसलों को कवर नहीं कर रहा, जनरली बिल्कुल सोसाइटी के मसलों को कवर कर रहा है। अब हमारी आम आवाम को मसला सिर्फ और सिर्फ इस नाम से औरत मार्च इसका नाम क्यों रखा गया है। और गूगल पे एक बहुत मजे की बात थी कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मर्द अगर मेंस डे सर्च करते हैं तो वो 8 मार्च को करते हैं, मतलब उन्हें इस दिन याद आता है कि हमारा भी कोई दिन होना चाहिए। मैं यहाँ पे बिल्कुल भी मिसएंड्री और मर्दों के लिए हेट फैलाने नहीं आई हूँ। मैं वही बात दोबारा मेंशन करूँगी कि वहाँ पे मर्द हजरात बहुत ज़्यादा थे, हमारे अपने साथ के बहुत ज़्यादा वहाँ लोग थे, और हम सब एक ही मकसद से वहाँ खड़े हुए थे कि सोशल मसले ख़त्म किए जाएं। पर मैं सिर्फ सबको साथ लेके बिल्कुल, पर मैं सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट कुछ बोलूँगी कि आप वहाँ हिस्सा बनो, और फिर बेशक आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है कि हेल्दी है, वो आप बैठ के बात करो, हम कुछ बोलें आप कुछ बोलो, हम मसले का हल निकालें। आप हल तो निकालना ही नहीं चाह रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चीजों पे हाईलाइट करोगे तो फिर तो बुरे ही लगेंगे ना सारे। एग्जैक्टली, फेमिनिज्म हक है ना कि प्रोटेस्ट करना, और ये तो हर किसी को एग्जैक्टली फेमिनिज्म को भी बहुत गलत एक उसकी डेफिनेशन बहुत गलत बताई जाती है। तो आपके ख्याल में फेमिनिज्म द वर्ड व्हाट डज दैट मीन? यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करूँ, फेमिनिज्म और फेमिनाजी देयर इज अ फाइन लाइन। एग्जैक्टली, हाँ। फेमिनाजी जो मैन हेटर्स जिन्हें कहते हैं, बिल्कुल। अब एक्सट्रीम बात हर जगह पे होती है, एक्सट्रीम लोग हर जगह पे होते हैं। आप कोई भी आप माइनॉरिटी, कोई भी मेजॉरिटी, कोई भी इंसान उठा लें, एक्सट्रीम आपको लोग मिल जाते हैं। सही बात है। मगर आप उन एक्सट्रीम लोगों की बेसिस पे हर किसी को जनरलाइज नहीं कर सकते। सही बात है। सिर्फ एज सिंपल एज अगर कोई एक औरतों को जो मसले फेस करने पड़े, जो कि हम बिल्कुल भी डिनाई नहीं कर सकते, चाइल्ड मैरिजेस एक बहुत बड़ा, रेप केसेस बहुत बड़ा इश्यूज हैं, बहुत बड़े बड़े मसले हैं, कोई छोटे मसले नहीं हैं। और हरासमेंट तो हर कोई 97% लड़कियों ने मतलब रोज आप फेस करते हो जब आप घर से निकलो। ये सारे मसले हमारे आसपास हैं। अगर आप इन पे बात करते हो, अगर बात नहीं आप इनमें बिलीव करते हो, तो आप एक फेमिनिस्ट हो। वो सब भी छोड़ दें, सिर्फ औरतों की बात नहीं करूँगी। फेमिनिज्म का मतलब जेंडर इक्वालिटी है, उसमें ट्रांसजेंडर राइट्स आते हैं मेरे ख्याल में सबसे ऊपर, उसके बाद औरतों के राइट्स हैं, फिर मर्दों के। ये लिस्ट इस लिहाज से बनी हुई है, मैं शायद गलत हूँ क्योंकि ये मेरा अपनी राय है, क्योंकि सबसे कम जो हकूक़ मिलते हैं वो ख्वाजा सरा के लोगों को मिलते हैं, उसके बाद औरतों के हकूक़ मारे जाते हैं, मर्दों को कंपैरेटिवली फिर भी ज़्यादा हकूक़ मिल जाते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उनको हकूक़ नहीं मिलते, उनके कोई मसले नहीं हैं, उनके भी 1000 मसले हैं और उनको भी मेंशन किया जाना चाहिए, जैसे कि वो सारे मसले औरत मार्च पे हाईलाइट हुए थे। अब ये तीनों, ये इस तरह प्रायोरिटी लिस्ट का मतलब ये नहीं है कि अगर हमें कोई हक मिलेगा तो हम खुदा ना खास्ता मर्दों से उनका हक छीन लेंगे, ये ऐसे नहीं है। इट्स नॉट ए सबको साथ लेके चलो। हाँ जी, कि एक स्लाइस कट गया तो उनके लिए काम हो गया, आप सबके हक उठा रहे हो इसमें। बिल्कुल, इक्वालिटी। तो आपको इन चीज़ों पर क्रिटिसिज्म मिलता है बीइंग सोशल मीडिया आइकॉन एज वेल, आप मतलब काफ़ी जानी जाती हो, और जैसे अगर आप पे कोई आर्टिकल लिखता है कुछ, तो आपको इस चीज़ का क्रिटिसिज्म, या जैसे आप औरत मार्च पे गई तो वहाँ पर आपको कुछ जो स्लोगन्स वगैरह के ऊपर आपने कुछ पोस्ट भी किया था, तो उस पर कुछ क्रिटिसिज्म मिला आपको? कि बिल्कुल, हाँ जी, ये क्रिटिसिज्म तो फेस करना पड़ता है और मैं इसके लिए रेडी हूँ, मुझे इस क्रिटिसिज्म से कोई मसला नहीं है।
वही बात आती है दोबारा, अगर कोई मुझसे बात करना चाहता है तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, आप आके बैठ के मेरे से बात करो, मैं आपको आपकी बात का जवाब दूंगी, मगर इस बात की बहस के लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप पर्सपेक्टिव अपना चेंज करना ही नहीं चाहोगे तो आप देख ही नहीं सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप अगले का रवैया समझो तो आप सिर्फ आके तब मेरे से बात करो। अभी भी इवन आपके शो पे भी जो लोग देख रहे होंगे उसमें से ज़्यादातर लोग मेरी बात से डिसएग्री कर रहे हैं। और ये क्रिटिसिज्म सोशल मीडिया पे भी बहुत आम मिलता है, एविएशन में बहुत आम मिलता है, क्योंकि ये किसी को भी इस हद तक बात पसंद नहीं आती। उनको एक औरत अपने हक के लिए बात करती सिर्फ तब तक अच्छी लगती है जब वो आखिर में उनसे पूछे कि मैं ये कर लूँ। अगर वो उनसे पूछ नहीं रही तो उनको ये बात पसंद नहीं आ रही। बिल्कुल। अच्छा, विद दैट बहुत ही सीरियस टॉक हो गई, अब वी शुड गेट टू सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सो पहले मुझे ये बताओ, अपने आप को 5 साल में कहाँ देखती हो? अपने आप को 5 साल में कहाँ देखती हूँ, अल्लाह की ज़ात जानती है, मगर मैं तो यही दुआ करूँगी कि मैं 5 साल बाद किसी एयरलाइन में हूँ, मैं एयरलाइन पायलट कहला सकूँ, और मैं अगर पाकिस्तान में किसी एयरलाइन का हिस्सा हूँ तो वो PIA हो, और क्योंकि जो मेरा वो नेशनल फ्लैग कैरियर है और मेरे लिए ये एक एजाज़ की बात है कि मैं PIA के लिए फ्लाई कर रही हूँ। और उसके अलावा मैं 5 साल में अपने आप को सोशल वर्क बहुत ज़्यादा करना देखना चाहती हूँ, ये मेरा एक मेन एम है। हाँ, आई नो कि आप NGO भी एक चला रही हैं शायद। What tell us something about that, then we'll get back to the questions. NGO, what? NGO उसको मैं नहीं कहूँगी, उसको मैं एक सोशल वर्क कहूँगी, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पे है। हाँ। और उसका नाम है दस्तगीर, जिसका मतलब होता है हेल्पिंग हैंड, एक मदद करने वाला हाथ। हाँ। और ये हम लोग, मैं बहुत छोटी थी, मैं 10th क्लास में थी, तो मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोगों ने मिल के ये शुरू किया, क्योंकि हम सबको महसूस होता था कि सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं वो पीछे रह रहे हैं। अब दस्तगीर का जो मोटो था वो ये था कि आप एक जो कहावत है कि टीच ए मैन हाउ टू फिश एंड ही लिव फॉर अ लाइफ, इसको हमने फॉलो करते हुए बनाया कि हमने हर इंसान को जो कि बेरोजगार है उसको किसी किस्म का रोजगार प्रोवाइड करना है। तो हम लोग जिस हद तक कर सकते थे हमने किया, उसके बाद हम अभी भी कर रहे हैं जिस हद तक हम कर सकते हैं, पर इसको ज़्यादा हम पब्लिक नहीं करते, क्योंकि लोग फिर थोड़ा इसको साइड पे ले जाते हैं कि शायद आप शो ऑफ कर रहे हो। Exactly, तो इसको हम थोड़ा अपनी हद तक रखते हैं, पर कोशिश पूरी होती है हमारा कि हम सोशल वर्क में हिस्सा लें। दैट्स बहुत अच्छी बात है, एंड आई होप कि और भी लोग आपसे मोटिवेट हों और ऐसी चीज़ें करें। विद इन द इयर्स पाकिस्तान में देखा है वैसे काफ़ी लोग इस तरह की चीज़ें शुरू कर रहे हैं, जो बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही अच्छी बात है। हर किसी में शौक आ रहा है कि हम ऐसा कुछ करें कि कुछ चेंज आए हमारी सोसाइटी में। बिल्कुल, ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली बात है, और यंगस्टर्स को ख़ास तौर पे जो कि हमारे जूनियर्स होते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको इन बातों पे लगाना चाहिए। और मैं सबको कहूँगी कि हर कोई उनको इस साइड पे कहे कि प्लीज़ आप लोग भी कुछ करें इस तरह का सोशल, हेल्दी बात है बहुत। With that thought, we'll take a short commercial break. Thank you. We'll be right back. वेलकम बैक टू आवर शो, वी आर इन कॉन्वर्सेशन विद कसवा। कसवा, और हमें बताएं आपकी हॉबीज़। फ्लाइंग भी है, लेकिन साथ आप आई थिंक लॉ भी करी हैं, तो उस बारे में कुछ बताएं, आप कैसे हैंडल करती हैं हर चीज़? हाँ जी, मैं साथ लॉ एज अ डिग्री कर रही हूँ, ये मेरे करियर की तरफ बिल्कुल भी इस तरफ नहीं है। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मेरे कज़न्स लॉयर्स हैं, मेरे अपने फादर लॉयर हैं, मेरा भाई 2nd डिग्री लॉ कर रहा है, तो हमारी फैमिली में इट्स मोर लाइक बस कर लो लॉ, लेगेसी। और इट्स नॉट दैट टफ फॉर अस आइदर, बिकॉज जो चीज़ आप बचपन से देख रहे होते हो वो आपको मुश्किल नहीं सिखाने वाले बहुत होते हैं। बिल्कुल, हाँ जी।
तो लॉ का मेरी ज़िंदगी में बस इस हद तक रोल है, जो कि बिल्कुल सही बात है, इससे ज़्यादा बिल्कुल कोई रोल नहीं प्ले करता लॉ मेरे लिए। और आपके बाकी आप बताएं फ्लाइंग एक्सपीरियंस कैसा रहता है, कहाँ कहाँ आप गई हैं, किस तरह ये पूरा जर्नी आपका थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। फ्लाइंग का बहुत लोग पूछते हैं, और क्योंकि हर किसी को एक होती है क्यूरियोसिटी, यू आर लिविंग अ ड्रीम। मैं इस पे ये बताऊंगी कि जिस तरह हर किसी को एक लगता है कि फ्लाइंग इज वेरी मैजिकल एंड सनशाइन एंड रेनबोज, इट्स नथिंग लाइक दैट। जब आप एक एयरक्राफ्ट में बैठते हो तो वो आपका वो जो एक ककून होता है वो शैटर हो जाता है, बिकॉज एट दैट मोमेंट यू रियलाइज कि इट्स वेरी प्रोफेशनल एंड इट्स नॉट रिस्पांसिबिलिटी इतनी बड़ी है आपके ऊपर। और जब आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठ के आपको दो सुनाते हैं तो फिर आप सोचते हो कि दिस इज नॉट व्हाट आई इमेजिन, दिस इज नॉट व्हाट आई इमेजिन। बहुत सीरियस होकर आपको फ्लाई करना पड़ता है। पर वही बात है कि रोज का कंपटीशन है आपका अपने साथ, आपने रोज एक बेहतर एविएटर बनना है। और मैं अपने इंस्ट्रक्टर्स को यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, जो मैं फ़्लाइंग क्लब चेंज किया और जो मेरे नए इंस्ट्रक्टर्स थे, उन्होंने मुझे इतना सिखाया है कि मैं वो थी जो फ्लाइंग में पढ़ाई में बहुत बहुत निकम्मी थी। मुझे फ्लाइंग मुश्किल लगती थी, मुझे पढ़ाई मुश्किल लगती थी। उन्होंने मुझ पे मेहनत की है, उन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि मेरा फर्स्ट सोलो था जब मैं बिल्कुल अकेली थी जहाज़ में, तो मेरा अपने ऊपर भरोसा नहीं था, मैं नहीं जाना चाह रही थी अकेले। उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, तुम इस काबिल अब हो चुकी हो, तुम्हें पता है इन केस ऑफ एन इमरजेंसी तुमने क्या कुछ करना है, तो यू शुड फ्लाई सोलो नाउ। और मेरी हाउ वाज दैट फीलिंग? मेरी वो फर्स्ट सोलो की फ्लाइट, आई नेवर फॉरगेट दैट मोमेंट। इट वाज माय फर्स्ट वेरी माइलस्टोन, क्योंकि मेरे लिए ये एजाज़ था कि मैं अकेले बैठ के फ्लाई कर रही हूँ, मेरे साथ मेरा इंस्ट्रक्टर नहीं है, मैं फुल जहाज़ की कंट्रोल्स मेरे हाथ में। हाँ। शुरू में थोड़ा सा डर लगा, एक दफ़ा जब टेक ऑफ कर लिया तो फिर अपने ऊपर भरोसा भी था। और एक होता है बाप और माँ की दुआएं, वो पता था कि अल्लाह मालिक है, होता तो कुछ भी नहीं है। और पर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी। और वो जो आप पे उस टाइम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको आप प्रेशर ना बनने दो बस, बाकी वो आपको मोटिवेशन के तौर पे आप बिल्कुल ठीक कर जाते हो सब कुछ। और फिर बाकी की फ्लाइंग मेरे एक आदत बन जाती है थोड़ी सी। और जो पायलट होता है वो आपको यही बात कहेगा कि आप एक दफ़ा फ्लाई कर लो, फिर आप बगैर फ्लाई किए रह नहीं सकते हो। आपको हर दिन महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ कमी है, हमने आज कुछ किया नहीं है सही। तो वो एक आपको लग जाती है फ्लाइंग, जो बस आपकी ज़िंदगी का मेजर हिस्सा बन गया, आप इसके बगैर रह नहीं सकते हो। फिर What was the turning point in your life? मतलब was it the first flying or the success you got after that? What was the turning point in my life? I had mentioned 2 points. पहला तो मेरी ज़िंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था जब मेरे अब्बू ने पहली दफ़ा एक फ्लाइंग क्लब में पाँव रखा था। जब वो, मैंने आपको जैसे पहले मेंशन किया, वो मान नहीं रहे थे कि इस साइड पे तो जाना ही नहीं है। और मेरी बहुत ज़िद के बाद जब उन्होंने फर्स्ट टाइम एक फ्लाइंग क्लब में मेरे कहने पे एंटर हुए और वहाँ पे उन्होंने जितनी बातचीत की, और उसके बाद जब वो वहाँ से निकले घंटे बाद, तो दैट टाइम इन बिटवीन इज़ द टाइम दैट चेंज्ड माई लाइफ। और द मोमेंट ही स्टेप्ड आउट, उन्होंने जो ख्वाब मैं अपने लिए देखती थी, उन्होंने उससे बढ़ के मेरे लिए ख्वाब देख लिए थे। मुझे उन्होंने कप्तान कहना शुरू कर दिया था, कप्तान साहब, रोज मुझे यूनिफॉर्म में देख के खुश होते, फख्र वाली बिल्कुल। और तब तक तो मैंने कुछ अचीव भी नहीं किया था, अभी तो मैं सिर्फ पायलट बनना शुरू किया था। पर उनके लिए इतना ही बहुत था कि मेरी बेटी जहाज उड़ा रही है। और मेरे अब्बू मेरा बहुत सपोर्टिव रहे हैं टू दिस डे, और अगर उनकी सपोर्ट ना होती तो खैर अभी मैं यहाँ ना होती। दूसरा टर्निंग पॉइंट मैं मेंशन करूँगी, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ यूईटी के लिए। यूईटी वालों ने मुझे पहली दफ़ा रिकग्नाइज़ किया, और इससे पहले तो जैसे मुझे एक ऑपरेशन और सारी चीज़ फील ज़रूर होती थी, मगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिला था। और सिर्फ एक दुआ थी खुदा से कि या खुदा, जो मैं फ़ील कर रही हूँ वो मुझे लोगों तक पहुंचाने का मौका दे। जो बाकी लड़कियां मसलों से गुजरती हैं वो मुझे पता है क्या है, मैं उनको हल निकाल सकूं, मुझे इस काबिल बना। तो जब पहली दफ़ा यूटी वालों की कॉल आई तो बस ऐसे लगा कि एक दुआ कबूल हो गई है और एक मौका मिल गया है। और वहाँ पे टॉपिक भी यही था मेरा, वुमेन एम्पावरमेंट। तो जाके मैं बात कर सकूँ उन लड़कियों को, क्योंकि वो भी इंजीनियर्स बन रही हैं सारी, उनका भी यही मसले हैं जो मेरे मसले हैं, उनको मोटिवेट कर सकूँ। और बहुत इस दिन, वो दिन मेरे लिए बहुत कीमती है और वो की पॉइंट था मेरे लिए। मैंने अपना एक और साइड मुझे पता चली कि हाँ मैं ये भी कर सकती हूँ। वाह। तो
अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट कि इफ योर लाइफ वाज अ मूवी, व्हाट वुड बी इट्स टाइटल? आप क्या उसको टाइटल देना चाहोगे? उड़ी बाबा। ये टाइटल क्योंकि पर लग गए हैं तो बस। नाइस। अच्छा, लेट्स आप अगर देयर आर टू थिंग्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, व्हिच इज मोर इम्पोर्टेंट टू यू? क्वालिटी आई थिंक, क्योंकि मैं कभी भी चीज़ों को या किसी को भी ज़्यादा तादाद नहीं पसंद करूँगी। मैं पसंद करूँगी एक आध चीज़ हो मेरे पास, मगर वो सबसे कीमती चीज़ हो। और जो भी हो, चाहे फिर दोस्त जिस तरह के, मैं चाहूँगी, और ऐसी बात सच भी है कि मेरे बहुत कम अच्छे दोस्त हैं, मगर वो सबसे कीमती दोस्त हैं। मुझे पता है कि वो हर मोमेंट मेरे साथ रहेंगे और कभी भी पीछे नहीं हटेंगे मेरे से। सबसे इम्पोर्टेंट बिल्कुल क्वालिटी। और क्वांटिटी ज़्यादा होने का ऐसा फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि अगर वही मैं बहुत ढेर हो और फिर मुझे पता हो कि इनमें से मेरे साथ कोई नहीं है, तो फ़ायदा क्या है इस बात का। आपके इस पूरी जर्नी में कोई एक चीज़ ऐसी हो जो आपके दिमाग में हो कि ये मैंने स्ट्रगल किया, या एक चीज़ ऐसी हो जो मैंने अचीव की है, तो वो क्या होगी? स्ट्रगल और अचीवमेंट। स्ट्रगल और अचीवमेंट, मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मेरा कोई एविएशन बैकग्राउंड नहीं है। बिल्कुल। तो मेरे साथ हर किसी का अब्बू, किसी का भाई, किसी का मामू, हर किसी का कोई ना कोई पायलट था। और मुझे शुरू में ऐसा लगता था कि मैं यहाँ के लिए बनी नहीं हूँ, मैं शायद गलती कर रही हूँ यहाँ के। अब मैं घर वालों को भी नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं उनको कन्विंस कर चुकी थी बिल्कुल, और उनको कहा था बस यही शौक है मेरा। अब वहाँ पे आकर जब रियलाइज़ किया मैंने कि हर किसी को पहले से आते हैं, क्योंकि आप जब कुछ देख रहे होते हो बड़े होते हुए, तो आपको पहले ही बातें पता होती हैं, या कोई सिखाने वाला होता है। बिल्कुल सिखाने वाला होता है। अब मेरे लिए ये केस बिल्कुल भी नहीं था, मैंने तो अपना रास्ता खुद बनाना था। ये एक ऐसी स्ट्रगल थी जो कि मैं समझती हूँ मैंने ओवरकम किया, मैंने फाइट किया, और अब मैं अचीव कर चुकी हूँ उसका सोल्यूशन। मैं पढ़ाई में बहुत बुरी थी शुरू में। इसकी पहला पेपर था मेरा, वो बहुत ही इजी पेपर था कि जो अब मैं बगैर पढ़े भी मतलब कि उसको इजीली पास कर जाऊँ। वो मैंने 2 दफ़ा फेल किया पेपर, और वो हर किसी का पास हो गया था, मेरा 2 दफ़ा फेल हुआ था पेपर। और मैं शर्मिंदा थी कि मैं किसी को, क्योंकि मैं वही बात अकेली लड़की थी, और फिर वही कहते थे कोई बात नहीं, हाँ तुम खैर है तुम्हारी, क्योंकि हाँ लड़की है तो उसके लिए नहीं है। तो ये मैं अब शुक्र करती हूँ कि मेरा वो तब पेपर फेल हुआ था, क्योंकि मेरे में फिर वो बात आई कि ऐसा क्या है जो मुझसे नहीं हो रहा, मैं क्यों ये बात पूरी नहीं कर सकती, करके दिखाना है अब। फिर मैंने पढ़ना इतना शुरू कर दिया कि मैंने दिन रात जिसको कहते हैं एक कर दिया, और मैंने हर चीज़ बंद कर दूंगी मैं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के पीछे कि मैंने पढ़ना है। पासिंग नंबर तो एक बहुत ही नीचे की लिमिट रह गई थी मेरे लिए। मैंने तो जिस तरह हर पेपर में बूस्ट ही करूँगी, मगर 90% प्लस लेना शुरू कर दिया माशाल्लाह। और यही गोल रह गया मेरा बन के कि बस पढ़ाई में अच्छे रहना है और फ्लाई अच्छा बेहतर रहना है। हाँ जी, सबसे नहीं, अपने आप से, मतलब कल जो मैंने किया था उससे बस मैं आगे निकल जाऊँ, और इसी में आगे आगे बढ़ती गई। अच्छा, तो पॉजिटिव और नेगेटिव थिंग अबाउट बीइंग अ पायलट, व्हाट डू यू? पॉजिटिव एंड नेगेटिव थिंग। नेगेटिव थिंग मेरे हिसाब में ये है आपको वही बात है, अगेन जनरलाइज किया जाता है बहुत ज़्यादा, और आपको कुछ ना होते हुए भी, मतलब पॉजिटिव थिंग ये है कि इज्जतदार शोबा है, और बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं टेक्निकल फील्ड है, तो आपको मौका मिलता है अपनी परफॉर्मेंस दिखाने का, वरना काफ़ी सारी बाकी ऐसी फील्ड्स होती है जिसमें आपको मौका नहीं मिलता। तो अगर आप अच्छे हो तो आपको मिलेगा चांस। पर नेगेटिव बात फिर से वही आती है कि पाकिस्तान में अभी एविएशन इतनी डेवलप नहीं है। हमारे पास एयरलाइंस तो फिर भी कामयाब जा रही हैं, मगर बाकी डायनामिक्स ओवरऑल एविएशन के बहुत फ़र्क हैं यहाँ पे बाहर की दुनिया से। हम बहुत पीछे हैं इंस्ट्रूमेंट्स में, जहाज़ों में। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको मैं चेंज करना चाहूँगी पाकिस्तान में एविएशन के बारे में, जिस हद तक मैं कर सकूँ। या बाकी जो एविएटर्स हैं, मैं उनको ये कहूँगी जो बाहर फ्लाई कर रहे हैं, जो पाकिस्तान नेशनल्स हैं, कि आप जो वहाँ से सीख रहे हो, आप जो कर रहे हो, आप प्लीज़ आओ, आप यहाँ पाकिस्तान में वो चीज़ें इम्प्लाई करो, ताकि चेंजेस आए हमारी एविएशन में भी यहाँ पे। कसवा, आप इतने हमारी यूथ के लिए मोटिवेशनल वो हो, हम एक आइकॉन हो हमारे लिए, तो कहीं ना कहीं आपको भी ख्याल आया होगा ना, कहीं से आपने भी सोचा होगा, मतलब कहीं तो वो शुरू हुआ होगा ना कि आपने सोचा होगा कि मैंने भी ये करना है। तो आपकी मोटिवेशन क्या थी? क्या आपने सोच के ये कहा कि मैं ये करूँगी? मेरे लिए मोटिवेशन थे मेरी बहन, जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया, उसने कुछ हट के करी थी वो, तो हट के करना वाज़न्ट द थिंग,
उसका इंजीनियरिंग करना वो बहुत बड़ी बात थी तब, क्योंकि उसका शौक जो था मेडिकल में नहीं था, और तब उसकी वो लड़ाई थी एक छोटी सी कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है किसी तरीके से, और तब उसने बहुत छोटे लेवल पे शुरू किया। अब वो एट द मोमेंट MIT में पढ़ी है और वो वहाँ से आगे मास्टर्स कर रही है, तो जो कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि तब जो मेरी बहन थी जिसके लिए 10th के बाद प्री इंजीनियरिंग रखना एक स्ट्रगल थी, उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया अपना रास्ता निकालना, सब कुछ करना। उसको देख देख के बहुत सीखा, अपने आसपास बाकी जितनी ख़वातीन थी उनको देख के बहुत सीखा। इंस्पिरेशन में वही बात है, पाकिस्तान की बाकी जितनी इंस्पिरेशनल औरतें हैं जिस तरह मुनीबा मज़ारी, आसमा जहांगीर, ये सब भी मेरे लिए बहुत एक उस तरह थी कि ये कितनी काबिल है, इन जैसा बनना है, इन जैसा बनना से ज़्यादा कुछ अचीव करना है, ये एक एम था मेरा। बहुत सी लड़कियां आपको देखती होंगी, आपके जैसा बनना चाहती होंगी, तो आप अपनी जो फॉलोइंग है या जो हमारे लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? एज अ होल यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगी? इस बात पे मैं ये कहूँगी कि मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मुझे कोई इंस्पिरेशन समझे। अभी मैंने कुछ किया नहीं है जिसको मैं अचीवमेंट समझ सकूँ बहुत मेजर, तो मैं आप मुझे इंस्पिरेशन अपनी ना बनाओ। मैं आपकी तरह एक बच्ची हूँ, एक बहुत एवरेज बच्ची हूँ मैं। आप अपने आप को इंस्पिरेशन समझो, आप चाहे जो भी हो, आप यूर इनफ, आप अपने अंदर इंस्पिरेशन ढूंढो, आपको ज़रूर मिलेगी। आप बस ये समझो आप खुद बहुत हो, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। जो बात आपको पता है कि आपको अगर किसी भरोसा है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और कोई आपको दूसरा बंदा ये कहने का हक ही ना रखे कि आप ये नहीं कर सकते हो, आपको मालूम होना चाहिए रियलिटी में रहते हुए। बिल्कुल खुद पे यकीन, ये सबसे बड़ी बात है। खुद पे इतना यकीन हो कि आप कुछ भी कर गुजरो, और यही मैसेज है सबके लिए कि आप खुद पे यकीन रखो बहुत ज़्यादा, और आप इसी तरह स्ट्रॉन्ग बनोगे और आप कुछ भी अचीव करना चाहते हो। दिस इज द सीक्रेट बिहाइंड इट। With that thought, Nazneen, after meeting you, Kaswa, and after this show, I'm pretty much sure that future has no gender. You just need zeal, compassion, and hard work to achieve your dreams. And dream big and keep working hard. It was a pleasure having you. Thank you for calling me here again. इसी के साथ आपसे इजाज़त लेते हैं. We'll see you in our next show. Allah Hafiz. Allah Hafiz.